अच्छे बीते 5 साल फिर से केजरीवाल। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीटें जिताकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ में क्या विकास कार्य करवाएगी अगर सरकार बनती? बिल्कुल सक्षम भाई, देखो अपना जो एम है ना, वो एम है कि अपने एरिया में, अभी आज हमने ये लड़ाई शुरू की तो अपने घर से शुरू की है। नमस्कार दोस्तों, स्पोक्स पर्सन पर आप सभी के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होंगे हरियाणा में, और उन्हीं विधानसभा चुनावों को लेकर हम जितने भी जो उम्मीदवार इन चुनावों में खड़े हैं उनसे जाकर पर्सनली मिल रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो विचार हैं वो आप लोगों के बीच पेश करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मनीष मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से महेंद्रगढ़ से विधानसभा चुनावों के लिए खड़े हुए हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज यहाँ आने पर, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताएं। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? आपके नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, तो बहुत सारे शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उस बारे में आप थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल स्वरूप। बिल्कुल, देखिए मैं महेंद्रगढ़ ज़िले के ही बवानिया गांव से हूँ। बवानिया गांव में मेरा जन्म हुआ, और शुरुआत से ही पढ़ाई के चलते मैं लगभग बाहर रहा हूँ। तो बचपन में ईयर 1996 की बात है, जब मैं हॉस्टल लाइफ में चला गया था। यानी कि मेरी जो पढ़ाई है, स्कूल की पढ़ाई, वो पिलानी से हुई, बिरला स्कूल पिलानी। फिर उसके बाद साइंस साइड से मैं तैयारी कर रहा था कि किसी तरह भविष्य जो है वो आगे साइंस में डॉक्टर साइड में जाया जाए। अच्छा। तो वो तैयारी करते हुए कोटा गए, 1 साल कोचिंग की। उसके बाद MBBS में एडमिशन हुआ, तो मैं बरेली से मैंने MBBS किया। अच्छा। और फिर उसके बाद MD किया फोरेंसिक मेडिसिन से। फोरेंसिक मेडिसिन में MD कर वो आगरा SN मेडिकल कॉलेज से किया। फिर दिल्ली में जॉब की। अच्छा। दिल्ली में लगभग 1.5 से 2 साल मैंने जॉब किया एज ए सीनियर रेजिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। और उसके बाद फिर यहाँ महेंद्रगढ़ आकर 2021 में मैं वहाँ से आया था। फिर उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और आम आदमी पार्टी के साथ पिछले लगभग 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ की ज़रूरतों को देखते हुए, यहाँ के लोगों का जिस तरह से राजनीति में अभाव रहा है हमेशा महेंद्रगढ़ में, उसको देखते हुए हमें ये लगा कि भाई हमें महेंद्रगढ़ में राजनीति में भाग लेना चाहिए, और जो योगदान बन सकता है वो योगदान देना चाहिए। अच्छा, तो आपने MBBS किया है इसलिए डॉक्टर लगा हुआ। मेरे को ये डाउट था कि शायद आपने PhD कर रखा होगा। आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं? जी जी जी, मैं MBBS MD मेडिको हूँ। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। फैमिली में हम लोग 5 बहन भाई हैं, तो 4 डॉक्टर हैं। अच्छा। और सभी के ऑलमोस्ट सिर्फ एक सिस्टर है, जो कि मतलब उनके हस्बैंड इसमें UPSC के तहत जो है ये लाइट सर्विसेज में है। अच्छा। बाकी तीनों डॉक्टर ही हैं। तो इसी तरह से सारा परिवार लगभग इसी लाइन में है। इससे पहले सारा एजुकेशन लाइन मेरा, हमारे फादर, हमारे जितनी भी बुआ हैं वो सब एजुकेशन लाइन में, मदर हमारी एजुकेशन लाइन में। अच्छा। तो पहले परिवार एजुकेशन लाइन में चला, और अब डॉक्टर लाइन में सभी लोग। अच्छा, आपकी वाइफ जो है वो कहाँ पर है डॉक्टर? वो महेंद्रगढ़ सिविल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट है। अच्छा। उन्होंने MS गायनी किया हुआ है, और लगभग पिछले 2 साल से यहीं NHM की पोस्ट पे कार्यरत है, सिविल हॉस्पिटल महेंद्रगढ़। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताओ कि राजनीति में आपका रुझान कैसे हुआ? एक तो डॉक्टर की लाइन अलग है, पढ़ाई उसके लिए आपने इतनी पढ़ाई की, MBBS किया, कोटा में जाके स्पेशल तैयारी की, डॉक्टर भी बने, बाकायदा दिल्ली में काम भी किया, और फिर एकदम से पटरी चेंज करके राजनीति में। ये थोड़ा मतलब कैसे इस तरफ रुझान हुआ? लेकिन राजनीति क्या है कि जब हम बचपन से बाहर रह रहे हैं, तो हम लोग जब हॉस्टल में होते थे तो बहुत सारे राज्यों के बच्चे हमारे साथ में होते थे। और हॉस्टल में जब हम लोग होते हैं तो बहुत सारी ज़रूरतें होती है, जिनके ऊपर हम कभी कभार जो है कॉलेज प्रशासन को, स्कूल प्रशासन को अपनी डिमांड्स देते हैं। फिर कोशिश करते हैं कि वो डिमांड्स मानी जाएं। तो उस समय जो छात्र जो जीवन था, उसी वक्त जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बार बार शामिल होने से तो एक ही रुझान अपने अंदर बनता चला गया
कि ज़रूरतों के लिए लड़ना, ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठाना, अपनी मांगे रखना, उसके लिए संघर्ष करना। तो वो जो लाइफ रही स्कूल एंड देन फिर इन कॉलेज के बाद फिर अब ये लगता है कि जब अपने इलाके में आए लौट के, जब सारा कुछ पढ़ लिया, लिख लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, काम करने की जब बारी आती है, सेवा करने की जब बारी आती है, तो आदमी सोचता है कि भाई अब अपने घर जाएंगे, वहाँ कुछ काम करेंगे, वहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि डॉक्टर भी बन गए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी जब मैं फॉरेंसिक मेडिसिन से एमडी, तो हमारा मैक्सिमम जो पार्ट है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही मतलब सर्व होता है। अच्छा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपको मिलेंगे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगे, और उसकी ज़्यादा प्रिविलेज भी जो गवर्नमेंट में प्रैक्टिस करता है उसी की होती है। अच्छा। ऑथेंटिसिटी भी ज़्यादा जो फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स की है वो गवर्नमेंट सेंटर से अगर आता है तो उसकी होती है। अच्छा। तो गवर्नमेंट का जो इस समय सेटअप है वो सेटअप आपको रेस्ट्रिक्ट करता है अपनी सर्विसेज देने से। अच्छा। यानी कि गवर्नमेंट के पास ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ना वो इक्विपमेंट्स हैं, और स्टिल वो मतलब एक कागजी शेड्यूल पे बाउंड करते हैं कि आप लोग जनता की सेवा करो। अच्छा। तो ये जो सेटअप है, इससे मुझे लगता है ना तो पब्लिक को कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अस्पताल में कोई मरीज जाता है तो सरकारी अस्पताल लाचार सा नज़र आता है, बेबस सा नज़र आता है। वो छोटी सी भी बात हो गई कि एक्सरे की भी डिमांड कर ली तो फिर उसको वो कह देते हैं कि बाहर से कराना पड़ेगा। अगर उसको सीटी स्कैन एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ गई तो उसको बोल दिया जाता है कि बाहर से कराना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज जो गवर्नमेंट सेटअप में नहीं मिलती हैं। और महेंद्रगढ़ विशेष तौर पे एक बहुत बड़ी बात जो है वो है कि पिछड़ेपन की बात। हमारा इलाका आज बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, और राजनीतिक रूप से तो बेहद पिछड़ा हुआ कहेंगे हम। जितनी भी सरकारें रही उन सरकारों में इस इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, नज़रअंदाज किया गया इस क्षेत्र को। यहाँ के लोग भी लगभग सरकार से ना बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि लॉन्ग टाइम हो गया, आपने मान लो बार बार राजनीति में अपना योगदान दिया और उससे कुछ निकल के नहीं आता, तो आप फिर इन्वेस्ट करना बंद कर देते हो, ध्यान देना बंद कर देते हो, क्योंकि आप ना उम्मीद खत्म हो जाती है। हाँ, ना उम्मीद हो जाते हो, आत्मनिर्भर बनने का फिर प्रयास करते हो कि भाई अब सरकार पे कोई निर्भरता नहीं हो सकती, या सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो खुद से ही जो कुछ करना है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे ये लगा कि भाई पढ़े हैं, लिखे हैं, जिम्मेदार बने हैं, और वो आदत जो स्कूल कॉलेज की है कि यार ऐसे कैसे कोई इतना वो हो सकता है कि लोगों को नज़रअंदाज कर दे, ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दे, लोग जाएं तो सुने ना। तो इस तरह के इस माहौल से एक लड़ने की ललक जो बनी, तो फिर सोचा कि राजनीति में घुस के लड़ते हैं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आवाज़ को मजबूत करेंगे, तो हमारे साथ साथ हमारे और भी युवा साथी जागेंगे, जागरूक होंगे, लोगों में एक उम्मीद बनेगी, लोग फिर चाहेंगे कि हाँ राजनीति से जो हमें मिलना चाहिए उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो बस उसी एक एम के साथ राजनीति में उतर गए, और आम आदमी पार्टी से जुड़ के यहाँ पे हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया राजनीति का। समाज सेवा की बात तो वैसे भी आप डॉक्टर रहने के साथ साथ वैसे भी आप समाज सेवा काफ़ी कर, खैर राजनीति में आप और भी अच्छे से समाज सेवा कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ, फिर आपने राजनीति चुनी, डॉक्टरी लाइन से हट गई, बिल्कुल ट्रैक चेंज हो गया, तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस बहुत सारी पार्टी हैं और पुरानी पार्टी हैं, तो आम आदमी पार्टी चुनने के पीछे क्या कारण है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली के अंदर जब मैंने 2 साल काम किया तो वहाँ का जो कल्चर देखा, तो वहाँ देखो राजनीति पे कौन व्यक्ति निर्भर होता है? ज़रूरतमंद व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जो मतलब चाहता है कि भाई सरकार की स्कीम्स मुझे हेल्प करे जीवन चलाने में, सरकार ऐसी फैसिलिटीज़ लाए जिससे कि मैं मजबूत हो सकूं, मेरा परिवार मजबूत हो सके, हम अपनी गरीबी से लड़ सकें, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। एक अमीर व्यक्ति है जिसके पास अथाह पैसा है, जो संपन्न है, चाहे वो उसने कैसी भी अपनी मेहनत करके कमाया हो, लेकिन उसके पास जब वो सारे रिसोर्सेज हैं तो उसे सरकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सरकार पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि ना तो उसे बस से जाना है, ना उसे ट्रेन से जाना है, ना उसे दफ्तर की लाइन में लगना है, ना उसे कोई बिजली का संकट है, बिजली चली गई तो वो जनसेट ऑन कर लेगा, इन्वर्टर ऑन कर लेगा, बैकअप ऑन कर लेगा, ना उसे अस्पताल सरकारी में जाना है कि वो सीधा यहाँ से प्राइवेट अस्पताल जाएगा, कभी सरकारी में नहीं जाएगा।
ना उसे सरकारी स्कूलों से कोई लेना देना, क्योंकि उसका बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, बड़े स्कूलों में पढ़ेगा, महंगे स्कूलों में पढ़ेगा। तो ये जो ज़रूरत है ये आम लोगों की होती है। और अब तक क्या करती आ रही हैं पार्टियां, जिस तरह कांग्रेस का भी कल्चर देखा है, बीजेपी का भी कल्चर देख रहे हैं, और उससे पहले भी जो पार्टियां रही उनका भी कल्चर देखा है। जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो संपन्न लोग होते हैं, इनके काम होते हैं, उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, उनके थ्रू पैसा लिया जाता है। इस तरह की राजनीति चलती आ रही है। आम आदमी पार्टी ने इसको ब्रेक किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो कॉमन नीड्स हैं एक आम व्यक्ति की, उस पे काम होना चाहिए, और बखूबी इस काम को करके दिखाया। दिल्ली के अंदर जब मैं काम कर रहा था तो उस वक्त दिल्ली के अंदर दूसरी सरकार बनी थी, यानी 2015 से 2020 का सफ़र जो था 5 साल का, वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वहाँ तय कर चुकी थी आम आदमी पार्टी। और मैं भी लगभग 2020 में वहाँ गया, और 2020 से लगभग मिड ऑफ 2021 मैंने वहाँ काम किया। तो वहाँ के लोगों ने, जब देश के अंदर आपने देखा होगा कि 2014 में पूरा देश कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, यानी एक आंदोलन लेके निकला कि भ्रष्टाचार खत्म करना है देश से, कांग्रेस मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। यानी कि एक एक व्यक्ति की जुबान पे लगभग ये था कि भाई कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, और बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं इनके नेता, इनकी राज्य सरकारें, इनकी केंद्र सरकार। तो अब ये लड़ाई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और साथ ही साथ कांग्रेस के खिलाफ है। और नतीजे आपने देखे होंगे कि वो सारा का सारा जो बेनिफिट है वो उस वक्त वोकल होके भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, और जनता ने साथ भी दिया। यानी प्रचंड बहुमत वाली सरकार उस समय भारतीय जनता पार्टी की बनी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी को दिल्ली के लोगों ने पकड़ा। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीटें जिताकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। और 5 साल में फिर अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था लोगों से, उनका जो स्टार्टिंग थी वो थी बेसिक नीड्स को लेके, कि एजुकेशन पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, बिजली पे काम करेंगे, पानी पे काम करेंगे, और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, और रोजगार पे काम करेंगे। इन कुछ बेसिक नीड्स के साथ उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया 5 साल का। और 5 साल में मैंने देखा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में आप लोगों से पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति कहेगा कि हाँ नहीं बिल्कुल, हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, और 24 घंटे बिजली मिलती है, कोई क्राइसिस नहीं है। वहाँ पानी की बात करोगे तो हाँ पूरी सप्लाई मिल रही है, और मुफ्त पानी भी दे रही है सरकार। वहाँ इलाज की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ एक सेटअप डेवलप किया कि मोहल्ला क्लिनिक से लेके बड़े से बड़े अस्पताल में सभी डॉक्टर्स हों, सभी इन्वेस्टिगेशंस हो, किसी चीज़ के लिए आपको आउटसोर्स नहीं करना पड़े। यानी गवर्नमेंट सेटअप को इतना मजबूत रखना है, आपके ये जो बेसिक लैब टेस्ट होते हैं वो तो आपको मोहल्ला क्लिनिक पे मिल जाएंगे, जो आपके स्पेशलिटी के साथ जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन है वो आपको बड़े सेंटर पे मिलेंगी, और किसी चीज़ के लिए आपको पैसा नहीं देना। यानी एक कॉमन मैन को, गरीब व्यक्ति को किसी भी इलाज में, चाहे वो 1 रुपये का पर्चे से लेके 10 लाख का ऑपरेशन हो, कहीं कोई पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। फरिश्ते योजना जैसी योजनाएं हैं जिसमें सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको आप लेके आओगे तो जो लेके आ रहा है उसका भी मान सम्मान करते हैं, और उसका ट्रीटमेंट जो आया है उसका मुफ्त होता है। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है ये कॉमन नीड थी एक व्यक्ति की, उस पर काम किया। एजुकेशन में जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स को आज वहाँ बनाया है, मैं कहता हूँ कि आप हरियाणा के अंदर कहीं भी जाओ, प्राइवेट स्कूल्स को देख लो, उन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एक ही कल्चर मिलेगा आपको जो डे स्कूल्स हैं, कि एक व्यक्ति सुबह स्कूल जाएगा, बहुत भारी भीड़ के अंदर घुसेगा, और उसकी क्लास में टीचर पढ़ाएगा, उसके लिए कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं है, और उसके बाद वो वापस घर आ जाएगा। एक कॉम्पिटिशन से लड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन और एज वेल एज स्कूल में अपना समय दोनों बराबर खर्च करता है। सुबह 6 बजे घर छोड़ता है, तब वो जाके 8:30 बजे स्कूल पहुंचता है, क्योंकि वो कई बच्चों को लेके बसें जाती हैं। फिर वापस आता है तो शाम को 5-6 बजे आता है। तो इस तरह से यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स ने अपना कल्चर बनाया वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करके, और एजुकेशन के नाम पे फीस जो है वो लाखों में लोगों से ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब दिल्ली के स्कूल्स डेवलप किए
तो आपने देखा होगा उनके जो क्लासरूम्स हैं वो हाईटेक क्लासरूम्स हैं आज। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दिल्ली के अगर सरकारी स्कूल में, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ किसी एग्ज़ाम के सिलसिले में, मेरा सेंटर आया था, तो ये तो चीज़ क्लियर है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल है वो आलीशान है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस मामले में तो मैं कह सकता हूँ। रही आपने बिजली की बात की, वो भी मैं दिल्ली रहा हूँ, मेरे को पता है कि बिजली वहाँ पर मुफ्त है। ये चीज़ें तो देखो हैं। नहीं, मैं वो बताऊंगा ना, देखे आपने भी महसूस किया, हम भी रहे, हमने भी महसूस किया, और वहाँ की जनता भी महसूस करती है जो जिसको वो सुविधाएं मिल रही हैं। मतलब वेल इक्विप्ड स्कूल्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी के लिए बेंच हैं, अच्छे न्यूअर टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग अपने आप को बनाकर चल रहे हैं। यानी डिजिटल बोर्ड की जहाँ जरूरत होगी डिजिटल बोर्ड होंगे, लैब की जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेबोरेटरीज होंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जहाँ ज़रूरत है वो चाहे ऑडिटोरियम फैसिलिटी हो, बैडमिंटन कोर्ट्स की फैसिलिटी हो, चाहे स्विमिंग पूल की फैसिलिटी हो, हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी, इस तरह की चीज़ों के साथ साथ अपने आप को इक्विप करना, डेवलप करना, ये दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स ने अरविंद केजरीवाल जी के समय में किया है। आज वहाँ पे एक आम गरीब परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है जो सपने में भी कभी उसने नहीं सोचा था कि मैं शायद, उसने हमेशा ये सोचा होगा कि ज़मीन पे बैठ के ही पढ़ाई मिल सकती है मुझे, मैं कभी किसी कुर्सी पे बैठ के शायद पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। ये कल्पना भी नहीं करता था कोई गरीब परिवार का बच्चा और ना कोई परिवार का व्यक्ति। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि आज दिल्ली के अंदर गरीब परिवार के बच्चे के साथ एक उद्योगपति का बच्चा, एक करोड़पति का बच्चा, एक बड़े व्यापारी का बच्चा एक साथ एक क्लासरूम में एक बेंच पे बैठ के पढ़ाई करता है। तो ये जो काम किए हैं, उसके बाद चाहे वुमेन के लिए उन्होंने आज यात्रा मुफ्त कर दी हो, पूरे दिल्ली के अंदर बस में कहीं भी जाएं हमारी बहन बेटियां तो उनको कहीं कोई किराया देने की ज़रूरत नहीं है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का प्रावधान उन्होंने किया। आज कोई भी देश में अगर देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए से सम्मान करना, उसके वो इसलिए कि कभी भी मान लो जिस परिवार के नौजवान ने देश की सेवा करते करते अपना जीवन दे दिया, क्या आप चाहेंगे उसके परिवार को अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े? ये अरविंद केजरीवाल जी के माइंड में क्लिक करता है, ये उनकी सोच है। तो उन्होंने ये सोचा कि देश की सेवा करते हुए जिस व्यक्ति ने जान दे दी उसके परिवार को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो सर उठा के सम्मान से जी सके, ये व्यवस्था बनानी चाहिए हमें, ये जिम्मेदारी हमारी है। और जब 2020 में ये चुनाव हुआ, मैं दिल्ली में 2021 में गया था लेकिन 20 में पहले चुनाव हो चुका था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी के मैं कभी कभार विजिट होती थी दिल्ली आना जाना, तो वो जो बोर्ड और फ्लैक्सेस देखते थे हम कि अच्छे बीते 5 साल फिर से केजरीवाल, और ये सुना करते थे टीवी पे भी कि अरविंद केजरीवाल अपनी स्पीच में कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि मेरे 5 साल के काम से अगर आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं तो मुझे फिर से आशीर्वाद देना, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आशीर्वाद मत देना। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने आज तक यही कहते देखा था कि मौका दो, ये वादा कर रहा हूँ, वो वादा कर रहा हूँ, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं कर पाए माफ़ी कर दो, अब करेंगे। लेकिन पहली बार कोई नेता इस तरह से स्पष्ट अपनी जनता से बात कर रहा है कि भाई आप मेरे पिछले काम से खुश हो तो दोबारा वोट दो, वरना मत दो। और उसका नतीजा क्या है कि 70 में से 62 सीटें फिर से आम आदमी पार्टी जीत जाती है। और किस समय पे जीत जाती है? जिस वक्त 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी देश भर में चुनाव लड़के अपने 2014 के नतीजों से बेहतर नतीजे लाती है। यानी कि उसकी लहर बताई जाती है उस समय भारतीय जनता पार्टी की, और ये कहा जाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की ऐसी लहर है कि अगर एक खूंटे को भी टिकट दे दी जाए ना तो वो खूंटा एमएलए बन जाएगा, विधानसभा पहुंच जाएगा। ऐसे वक्त पे अरविंद केजरीवाल जी अपने काम की ताकत पे दिल्ली के अंदर वापस उसी प्रचंड बहुमत से जीत कर आते हैं। तो ये जो काम करने का तरीका है, ये जो पार्टी का नज़रिया है, जो उन्होंने आम व्यक्तियों से जो कहा वो किया, उसको देखते हुए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छा डिसीज़न है। और जो हम चाहते हैं, जिस कारण से हमने इस राजनीति में कदम रखा है, वो आम आदमी के रास्ते ही पूरा हो सकता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी है कि दिल्ली पुलिस का अगर कोई जवान है
और अगर वो ऑन ड्यूटी शहीद होता है, ये मैंने बहुत पहले सुना था, आप बताना ये क्लियर करके मेरे को, सही बात है कि नहीं, कि अगर दिल्ली पुलिस का कोई जवान शहीद हो गया ऑन ड्यूटी तो केजरीवाल सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देती है, ये बात सही है? बिल्कुल। दिल्ली के अंदर और दिल्ली का कोई भी बाशिंदा जो देश की सेवा वर्दी में करते हुए अपने प्राण अगर न्यौछावर कर देता है, शहादत दे देता है, तो उसका मान सम्मान, जो उसके परिवार का सम्मान 1 करोड़ रुपए से करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। वर्दी की बात है वो, यानी नैनी यूनिफॉर्म्स आप अगर कर रहे हो देश की सेवा तो आपका सम्मान करेंगे। आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ में क्या विकास कार्य करवाएगी अगर सरकार बनती? देखिए, महेंद्रगढ़ की सबसे बड़ी ज़रूरत है अभी बेसिक स्ट्रक्चर की, जिस पे आम आदमी का पार्टी काम करती है। यानी वो आम आदमी पार्टी का भी एक बेसिक वो है स्टार्टअप कि वो करना ही करना है। जिस तरह से सड़कों की बात करोगे आप, स्कूल एजुकेशन की बात करोगे, गवर्नमेंट स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स तो कोई भी बना सकता है, बेहतर बन सकते हैं, कॉरपोरेट्स बनाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल सेटअप, गवर्नमेंट हेल्थ सेटअप, ये जो आज महेंद्रगढ़ में है, आप देखोगे तो आज न्यूनतम स्तर पे है। मतलब हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए हो सकता है आपको रेफ़र कर दिया जाए। स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में वही व्यक्ति दाखिला कराता है जो व्यक्ति कहीं से भी पैसा जुटाने में असमर्थ हो जाता है, जो ये सोच लेता है कि यार भाई देखी जाएगी, भगवान जैसा भी पढ़ेगा पढ़ लेगा, करा दो दाखिला। यानी कोई इस सोच के साथ आज सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं करा पा रहा महेंद्रगढ़ में कि इस स्कूल में दाखिला कराने से मेरे बच्चे का भविष्य बेहतर हो जाएगा। ये स्कूल का, बिजली की बात करेंगे आप, बिजली के लिए आज भी भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने पता नहीं बहुत सारे प्रचार प्रसार किए कि 24 घंटे बिजली देंगे, जगमग योजना वगैरह वगैरह, बट स्टिल देयर इज क्राइसिस। 16-16 घंटे शहरों में लाइट आती है, 8-8, 10-10 घंटे गांव वाले लाइट ले पा रहे हैं। खेती की लाइट 6-7 घंटे आती है, उसमें भी बार बार कट लगते हैं। यानी एक व्यक्ति अगर अपने खेत में पानी लगाने चला जाए तो वो घंटे घंटे की किस्तों में पानी लगा रहा है, वो पूरा दिन वहाँ बिता रहा है, उसको लगातार भी लाइट नहीं मिल रही। तो इस तरह की ये जो अव्यवस्थाएँ हैं, ये बेसिक अव्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पे रोजगार के रास्ते, यानी कि आज आप देखोगे तो आज के भारत में कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहाँ की छोटा मोटा इंडस्ट्रियल सेटअप ना आया हो। महेंद्रगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ आज तक किसी तरह का कोई इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं आया, ना स्मॉल स्केल ना बड़ी इंडस्ट्रीज़। यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए किसी भी तरह से सरकार ने कोई भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी योजना यहाँ नहीं लेके आई आज तक सरकार। तो यहाँ के युवा अगर रोजगार करने के लिए निकलते तो बाहर ही जाना है, मतलब अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो हम समझते हैं ये बेसिक ज़रूरतें हैं और सबसे पहले काम इन्हीं पे होना चाहिए। महेंद्रगढ़ के अंदर नई इंडस्ट्रीज़ के रास्ते खोलने चाहिए जिससे युवाओं को रोज़गार मिले। गवर्नमेंट नौकरियों में यहाँ के बच्चों को मौका मिले, उसके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल स्तर की हो, कॉलेज स्तर की हो, वो लोग अपना भविष्य तय कर सकते हैं। बिजली पानी की व्यवस्था यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, इलाज की व्यवस्था यहाँ मिलनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, रेल मार्ग अच्छा होना चाहिए। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें जो आज तक महेंद्रगढ़ को नहीं मिल पाई इतनी लंबी राजनीति में, उन सब के लिए लड़ना, उन सब के लिए संघर्ष करना, उनको इम्प्लीमेंट कराना, ये हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, आपके परिवार से कभी कोई राजनीति में था आपके अलावा? नहीं, मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं रहा। और राजनीति भी मतलब जिस तरह से पॉलिटिक्स आज तक चलती आई है, तो उस तरह की पॉलिटिक्स अगर होती भी तो शायद मेरा इंटरेस्ट कम बनता। अच्छा। ये केवल और केवल काम की राजनीति है सामने अरविंद केजरीवाल जी की, तो उसके साथ जुड़ के काम करना अच्छा लग रहा है, संघर्ष करना अच्छा लग रहा है, और एक होप है कि जो हम कह रहे हैं वो करने का रास्ता मिल सकता है, इसलिए इसमें इतना इंटरेस्ट है। वरना तो डॉक्टर बने उसी माध्यम से सेवा करना शुरू कर चुके होते अब तक। सही बात। अच्छा, मैंने सुना आपके पास कॉलेजेस भी बहुत हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, कौन कौन से कहाँ पर हैं? देखिए, मेरे फादर साहब जो हैं वो एजुकेशन लाइन से रहे हैं। तो अर्लियर वो गवर्नमेंट टीचर थे, फिर एज ए लेक्चरर उन्होंने गवर्नमेंट से VRS लिया, फिर एक स्कूल स्टार्ट किया था उन्होंने, CBSE स्कूल इसी क्षेत्र में पाली में। अच्छा।
तो उसके बाद फिर कॉलेजेस शुरू किए, जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीएड कॉलेजेस, जेबीटी कॉलेजेस, एमएड कॉलेज, तो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स उन्होंने स्टार्ट किए थे। महेंद्रगढ़ में भी था, एक नारनौल में भी किया, फिर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी किया, अच्छा फिर एक बिहार में भी किया। अच्छा, बिहार में इतनी दूर क्यों? बस वो क्या था कि बिहार से हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत बीएड करने के लिए बहुत बच्चे आते थे। तो ये जब वहाँ से लोग आते थे तो वो कहते थे सर हमारे बिहार में अगर कॉलेज हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने कहा भाई हम तो प्रयास कर सकते हैं, आप लोग बताओ क्या रास्ता है क्या नहीं। तो फिर उन्होंने एक विचार बनाया, समय लगाया वहाँ पे और एक इंस्टीट्यूट वहाँ स्टार्ट किया। तो मतलब उनका स्टार्टिंग से ही एजुकेशन लाइन से जुड़ाव रहा। एजुकेशन लाइन में उन्होंने बहुत काम किए और इस क्षेत्र में आज मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट से बहुत बच्चे हैं जो पास आउट होकर आज कहीं ना कहीं सेवाएं दे रहे हैं। और फादर साहब का अपना जो सर्कल है, जो उनका मिलना जुलना था, वो सारा उनको जानता है, वो उनके काम के नाम से जानता है कि भाई उन्होंने जो काम किया एजुकेशन लाइन में। हमारा पर्सनली कभी कोई खास टच नहीं रहा काम में, क्योंकि जब तक फादर साहब रहे तब तक हम भी बाहर थे एजुकेशन के चलते, कभी जॉब के चलते। 2021 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए, तो उनके जाने के बाद ये मजबूरी भी समझ लीजिए कि मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि लुक आफ्टर करना था इंस्टीट्यूट्स को भी, उसको भी संभालना ज़रूरी था कि भाई वहाँ कोई दिक्कतें ना हों, और फिर अपने यहाँ आके अब काम करेंगे तो बेहतर संभाल पाएंगे, इस सोच के साथ आना भी था। और आने के बाद फिर ये लगा कि अब राजनीति में जुड़ते हैं, तो फिर फुल टाइम जॉब ना करके इसी फील्ड में निकल गए। तो अभी अगर आप जैसे चुनाव जीतते हैं या हारते, खैर वो तो रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में और हमारी मेहनत पर है, तो कोई भी कंडीशन रहे आप राजनीति में रहेंगे? बिल्कुल सक्षम भाई, देखो अपना जो एम है ना, वो एम है कि अपने एरिया में, अभी आज हमने ये लड़ाई शुरू की तो अपने घर से शुरू की है। यानी कि महेंद्रगढ़ में जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की, उनके लिए संघर्ष करते हैं, कुछ करके देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें फुलफ़िल होती हैं तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेहतर चीज़ें हो जाएं तो दूसरे एरियाज़ में जाके काम कर सकते हैं। मतलब मेरा कोई पर्सनली एम ये नहीं है कि मुझे एमएलए बनना या वो ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। हमारा एम ये है कि हमारे इलाके के अंदर काम की राजनीति स्थापित हो। यानी कि अब तक जो हमारे यहाँ लीडरशिप रही है, 45 ईयर्स हो गए हमारे यहाँ 2 ही लीडर्स रहे हैं, रावदान सिंह जी और रामविलास शर्मा जी। कांग्रेस से रावदान सिंह जी, बीजेपी से रामविलास शर्मा जी। इन 45 ईयर्स में हम लोगों ने बार बार इन लोगों को मौका दिया, और ये अपने इस 45 ईयर्स के पीरियड में महेंद्रगढ़ के साथ वो इंसाफ नहीं कर सके, वो न्याय नहीं कर सके जिस वादे के साथ बार बार इन्होंने हमसे मान लो वोट लिए। यहाँ के हमारी 3 पीढ़ियों से लगभग वोट दिया जा रहा है। मेरे दादा ने भी कभी वोट जब पहली बार डाला था अपनी जवानी में तो शायद रामविलास शर्मा जी को डाला होगा। उसके बाद रावदान सिंह जी को डाले जब हमारे फादर साहब और जवान हुए होंगे, जब वो पहला वोट डाल रहे होंगे कि भाई हमारा साथी है, सहयोगी है, हम वोट डालते हैं। आज हम लोग जब नौजवान हुए तो भी पहला वोट इन लोगों को डाल रहे हैं। यानी 3 पीढ़ियों से यहाँ के लोग, महेंद्रगढ़ के लोग, इन दोनों नेताओं को वोट दे रहे हैं। अब ये नेता ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं कि अभी राजनीति से नहीं जाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जब आपने 45 साल में जो जनता की उम्मीदें थी आपसे, जिस वादे के साथ आप बार बार वोट ले रहे थे, वो पूरा नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि आपको छोड़ देनी चाहिए राजनीति। देखो, आपके एक कुर्सी पे बने रहने से अगर यहाँ के 2,08,000 वोट हैं इस इलाके में, लगभग इसकी दुगनी आबादी होगी, तो ये पूरी की पूरी आबादी अगर आपके कुर्सी पे बैठने का खामियाजा भुगत रही है तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कुर्सी से उठ जाना चाहिए। भाई क्षेत्र का कोई और नौजवान हो, कोई और संघर्ष का साथी हो, वो आए, चुनाव लड़े और अपना काम करे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें मौका मिलता है और हम काम करने निकलते हैं, तो काम अगर कर पाएंगे तो दोबारा इस बारे में बात करेंगे कि आगे इसको और बेहतर करना है। लेकिन हम काम ही ना कर पाए और ये कहें कि दोबारा से इस बार करेंगे, तो इस बार करने के लिए मैं दोबारा चुनाव में आना नहीं चाहूँगा कभी भी। हाँ, कुछ करने के बाद अगर एज ए रिवार्ड वो चीज़ दोबारा होती है तो रिपीट करेंगे। तो ये सोच है। तो इस इलाके में राजनीति की जो आपने कहा कि भाई आप बने रहेंगे कितना,
तो वो यही आधार है। अगर मौका मिलता है तो 5 साल जम के काम करेंगे और अपने काम से अगर लोगों को खुश कर पाए, सेवा कर पाए, लोगों के लिए सारे संसाधन अपने क्षेत्र में ला पाए, तो फिर दोबारा वोट मांगेंगे, फिर और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मांगेंगे। जनता के लिए कोई ख़ास मैसेज? बिल्कुल, मैं विशेष तौर पे अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी महेंद्रगढ़ के लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस बार जब हम 45 साल की राजनीति और राजनीतिक जोड़ी के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे हैं, तो ये अवसर एक ऐसा है जिस समय हमारे पास एक मजबूत विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी हमारे सामने है, काम करने वाली पार्टी हमारे सामने है। आज अगर हम ऐसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं और काम कराते हैं तो मुझे लगता है जो 45 साल का पिछड़ापन है जो आज इस इलाके पे एक धब्बे की तरह लगा हुआ है, जो यहाँ के नौजवान को भी परेशान करता है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को भी परेशान करता है, तो आज इस विकल्प के साथ, काम वाली पार्टी के साथ, काम करने वाली पार्टी के साथ जुड़कर महेंद्रगढ़ में इस बड़े बदलाव के लिए हमारे इस संघर्ष में हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें। हम ये भरोसा दिलाते हैं ये आपको कि जिस तरह दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो जनता से कहा वो करके दिखाया, वही हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता उनके सपनों को पूरा करने का, जो आम लोगों की ज़रूरतें उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेगा, पूरी तरह से साथ देगा। आम आदमी पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है, अभी उम्मीदवार तय होना बाकी है। और माफ़ी चाहूँगा मैं उस चीज़ के लिए ना। हाँ, नहीं, मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उम्मीदवार तय होना अभी बाकी है और उम्मीदवार आम आदमी पार्टी उसी को बनाएगी जो महेंद्रगढ़ की जनता चाहती हो। जिसे ये आम आदमी पार्टी का कल्चर हमने दिल्ली के अंदर भी देखा और पंजाब के अंदर भी देखा। इस पार्टी में कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई पैसा नहीं चलता। इस पार्टी के अंदर वही व्यक्ति उम्मीदवार बन के आता है जो वहाँ की जनता चाहती हो, जिसको जो उनके बीच का हो। तो महेंद्रगढ़ की जनता जिसे चाहेगी वो उम्मीदवार होगा। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर मेरी बात आपको पसंद आती हो, मेरा संघर्ष आपको पसंद आता हो, तो आम आदमी पार्टी से मेरे लिए टिकट जरूर मांगना। तो मैं भी यही कहना चाह रहा था कि अगर आपको बातचीत पसंद आई, इनका जो मैनिफेस्टो जो इन्होंने बताया कि भाई महेंद्रगढ़ में इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये विकास कार्य महेंद्रगढ़ में होने ज़रूरी हैं और होने भी चाहिए, तो अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो और अगर ये राजनीति में आते हैं, इनको टिकट मिलती है, तो उम्मीद करते हैं कि ये महेंद्रगढ़ के लिए कुछ अच्छा काम ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।